नमस्कार। नमस्कार। लोकसभा का चुनाव करीब आ चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों पर अपने डोरे डालने के लिए प्रयास करने में जुटे हुए हैं। देखा जा रहा है कि देश ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर चुनाव के मौके पर बढ़ रहा है। दो ध्रुव हो रहे हैं, एक भाजपा और एक गैर भाजपा। जैसा कि सर्वविदित है कि भाजपा के विरोध में सर्वदलीय गठबंधन, इंडी गठबंधन पिछले दिनों बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनाया गठबंधन बनने के बाद से ही धीरे धीरे जैसे रुग्ण होता गया, रुग्णता की ओर बढ़ता गया और इसके एक से बढ़कर एक दिग्गज धाराशायी होते गए। पार्टियां कहने को पिछले कुछ दिनों तक जरूर गठबंधन के साथ थी, आज भी यह गठबंधन मौजूद है, टूटा नहीं है। लेकिन राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान यह देखा गया कि इस गठबंधन के घटक दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे थे। सभी घटक दल एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किए हुए थे। नतीजा इसका सबके सामने आया। भाजपा पहले से भी अधिक बहुमत के साथ इन राज्यों में चुनाव जीत गई। अब जबकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने का समय बाकी है, इस 2 महीने में राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। इन राजनीतिक दलों का कोई सामूहिक एजेंडा फिलहाल दिख नहीं रहा है। खासकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और इसके बड़े सहयोगी दल अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। आज का जो डेवलपमेंट है, अरविंद जी, चर्चा के लिए हमने इस विषय को इसलिए चुना कि आज का जो डेवलपमेंट है वह एक तरह से इंडी गठबंधन में बिखराव को लेकर एक पुख्ता प्रमाण के रूप में है। जब जयराम रमेश ने खुलकर ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी के विरुद्ध बातें कही, वहीं ममता बनर्जी कांग्रेस के विरुद्ध बातें कर रही हैं। आज अरविंद जी, हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी वह इंडी गठबंधन में हैं और उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारा मुद्दा भाजपा को हराना है और भाजपा को हराने के लिए हमें लड़ना है, जो ममता बनर्जी नहीं कह रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कह दिया। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करे, उन राज्यों में जहां भाजपा मुख्य विपक्षी दल है, और ऐसे 300 सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करे, लेकिन वो उसमें से 40 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकती है। यह कहना है, आज का बयान है ममता बनर्जी का, जो इंडी गठबंधन के की एक मुख्य घटक हैं। ये बात है। अच्छा, उनका कहना है कि यदि कांग्रेस में दम है तो वो वाराणसी और इलाहाबाद जीत कर दिखाएं। कहने का मतलब अरविंद जी साफ है कि एक दूसरे के विरुद्ध अभी वोट बैंक को लेकर खींचातानी आप देख चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के काफिले पर पथराव किया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई। अभी आप इस पे क्या कहते हैं? अभी ये वोट की राजनीति जो चल रही है, सांप छुछुंदर का खेल जो हो रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं के बीच, इस पे आप क्या कहेंगे? जी शिवप्रकाश जी, नमस्कार। और अपने सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और एक ज्वलनशील मुद्दा ये है कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए जिस तरह से पूरे देश भर में इंडी गठबंधन का जन्म हुआ, और ऐसा माना जा रहा था कि यह गठबंधन शायद भाजपा को चुनौती दे पाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदले, उससे यह साफ हो गया कि यह इंडी गठबंधन इस बार के चुनाव में भाजपा को उस तरह से चुनौती देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में यह जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों। अगर
उसमें से कोई भी एक मजबूत हो गया तो दूसरा जो मामला है वह गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से अपने रास्ते पर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष मजबूत कैसे हो, क्योंकि विपक्ष के अंदर इतने सारे कड़वाहट और टकराव है जिसका कि सबके सामने चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं। कहने के लिए गठबंधन में है शिव प्रकाश जी, लेकिन कोई भी जो है अपने सीटों में से अपने साथी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका ही खामियाजा है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने तोड़ दिया, मुख्य घटक थे नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड वो टूट अलग गया। हो गए। आपने वो पंजाब और दिल्ली में तोड़ दिया। तो इस तरह से गठबंधन हाँ, बना। उत्तर प्रदेश में कहने के लिए गठबंधन अब है। क्या लड़ेंगे भाजपा से आप? नहीं, उत्तर प्रदेश में कहने के लिए गठबंधन है, लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम बड़े साफ तौर पे इनको कह दिया कि भाई 11 सीटें आपको हम दे रहे हैं, लेना है तो लो, नहीं तो फिर भाई आप अपना रास्ता नापो। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है, उनका एकदम से इशारा है। अब कांग्रेस के मुंह में अब हालत ऐसी हो गई कि उनके मुंह में जुबान नहीं है। वो डर के मारे सोच रहे हैं कि हम दें, कुछ बयान करें, कुछ बात करें, नहीं करें, क्योंकि आपने सही कहा कि पिछली बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने सपा को कम करके आंका था। तो उसका खामियाजा अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। ये सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस जहाँ से चाहती थी वहाँ से उनको सीट नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया। तो कुल मिला के मूल मुद्दा जो है आपका है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अब ये कांग्रेस और टीएमसी मूल रूप से हमारी जो थीम है आज की, कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे पर जुबानी तीर उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। टारगेट वोट बैंक एक ही तो नहीं है दोनों का? नहीं, उसके लिए एकदम खींचतान कर रहे हैं। साफ तौर पे देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई है, तो यह डर अब कांग्रेस टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को सताने लगा है कि यहाँ पर उसको जो है उसका मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा के साथ में है। और एक समाज का वोट, जिसको मतलब अल्पसंख्यक वोट जिसको कहते हैं, उस पर पश्चिम बंगाल में लड़ाई जो है वो बहुसंख्यक वोटों को लेकर के नहीं है। वहाँ पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो केवल अल्पसंख्यक वोटों के लिए हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की सोच जो है कि इस सीट पर, इस वोट पर एक में हमारा अधिकार है, हम इसमें से किसी के साथ भी कोई बंटवारा नहीं कर सकते। कहीं इसका एक समाधान यदि कहें, राजनीतिक समाधान, तो ये हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। ये हम देख रहे हैं इतने सालों के हमारे लोकतंत्र में। तो ममता बनर्जी अल्टीमेटली एक टाइम पे कांग्रेस से निकल के आई थी, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थी वो, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं थी, वो केंद्रीय स्तर पर भी थी। बड़ी युवावस्था से ही बड़ी नेता थी वो। बाद में वो वाजपेयी जी के साथ गई, लेकिन समय समय पर उन्होंने ये किया, तो कांग्रेस से वो अलग होके गई थी। तो आज फिर से यदि वो कांग्रेस में ही आ जाए तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा भी हो जाए और वोट बैंक भी न बटे, दोनों का जो टारगेट वोट है एक रह जाए। क्या ऐसा लगता है आपको हो सकता है लोकसभा चुनाव में मोदी को पछाड़ने के लिए? नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। चूंकि क्या है कि कांग्रेस को वहाँ पर कौन लीड कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस को वहाँ पर लीड कर रहे हैं ये जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, अहिर नहीं, ये अहिर रंजन चौधरी नहीं? हाँ, वही। तो वो जो है वो लीड कर रहे हैं, और टीएमसी को लीड कर रही हैं ममता बनर्जी। अब ये दोनों किसी भी कीमत पर दो ध्रुव हैं, दो एकदम से दोनों कभी जो है वो एक साथ मिल नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंडी गठबंधन का जन्म हुआ और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ में खुल करके आ गई। लेकिन आपको लग रहा है कि अधीर रंजन ममता बनर्जी के सामने कोई चेहरा है? अधीर रंजन नहीं है, नहीं है। लेकिन समस्या इस बात का है कि कांग्रेस के पास ले दे करके अगर कुछ वहाँ पे बचा है तो केवल अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में बेतुका जो करते हैं उस पर तो कभी देश उनको, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं। लेकिन अब समस्या इस बात का है कि वहाँ पर तो कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर कोई नेता नहीं बचा, एक सिंगल वही बचे हैं, उन्हीं के भरोसे वो वहाँ पे दाव। ऐसे में कांग्रेस को ये प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए कि ममता जैसे जो नेता है कांग्रेस के पहले बिछड़े हुए साथी सारे को मिला ले और तब पूरा फाइट करें? समस्या इस बात का है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मानेगी नहीं ना।
कांग्रेस में तो केवल एक नेता है, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को ममता बनर्जी किसी कीमत पर नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो अभी तो खड़गे हो चुके हैं, वो नहीं, नेहरू नहीं, खानदान से तो- अलग के हुए। नहीं, नहीं, अभी नहीं, इससे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार मनमोहन वो सिंह हुए कुछ थे। भी- अभी ममता बनर्जी को कर दिया जाए कि यही प्रधानमंत्री नहीं, होंगे, कांग्रेस में आ नहीं, नहीं, गए, नहीं। खेला खत्म है, दोनों की लड़ाई खत्म। नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि देखिए आज वर्तमान समय में कुल जो लड़ाई है विपक्षी गठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन का, पर प्रधानमंत्री की सीट को लेकर के ही है। नीतीश कुमार क्यों निकले? नीतीश कुमार इस महागठबंधन से और इंडी गठबंधन से क्यों बाहर निकले? क्योंकि उनको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए था और कोई उनको भाव नहीं दे रहा था। तो अब उनको लगा कि भाई प्रधानमंत्री हम बन नहीं सकते हैं, तो फिर इसमें मुख्यमंत्री रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी कुर्सी जो है वो मेरे पैरों तले वो तेजस्वी यादव खींच ना ले, तो निकल के अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इधर आ गए। अभी इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, प्रशांत किशोर का बयान। प्रशांत किशोर, चूंकि ममता बनर्जी को कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जीत दिलाने में प्रशांत किशोर तो बहुत लोगों को दिलाया, उनका हाथ है। नीतीश कुमार को भी हाँ। दिलाया, भाजपा को भी दिलाया। आज की तारीख में प्रशांत किशोर इस गठबंधन को लेकर क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप सिर्फ विरोध करते रहेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं, आपको जमीन पे दिखाना होगा, उसको एक्शन में लाना होगा। आप एक्चुअली मुंह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो वोट है वो तो बट रहा है, स्वाभाविक बात है। विपक्ष का वोट बट रहा है और जो सत्ता पक्ष है उसका वोट स्ट्रांग हो रहा है। मेरे हिसाब से राम मंदिर के बाद जो है एक भाजपा का और वोट बैंक जनाधार बढ़ा है और उसकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत बृहत्तर समाज में हुई है। कहीं आप जो हिंदुत्व से अलग होकर भी मुसलमान लोग भी सामने आए हैं, समर्थन किया है, बहुत सारी बातें हुई है, पूरे देश में हमने देखा है। तो ऐसे में इनको एक तरफ से ये सत्ता पक्ष मजबूत होते जा रहा है, एक तरफ विपक्ष कमजोर। ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष का सफाया हो रहा है, ऐसे में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, भारतीय लोकतंत्र। नहीं, वही तो बात है। वो तो मैं शुरू में मैंने यही बात आपने शुरुआती बयान में मैंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत होना है तो दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को। क्योंकि अगर कहीं पक्ष मनमाना कोई तरीके से अपना काम करना शुरू करे तो उस पर विपक्ष उस पर लगाम कर सकता है। आपको याद होगा ये मनमोहन सिंह की सरकार, पहली सरकार में वामपंथी शामिल थे और वो एक तरह से वामपंथी और कांग्रेस दोनों अलग ध्रुव थे, लेकिन गठबंधन के तहत उसमें शामिल जरूर हुए, लेकिन वामपंथी सरकार में शामिल नहीं हुए, समर्थन दिया शामिल। और जब भी वहां पे कुछ गड़बड़ होता था तो वामपंथ जो है वो पहले छड़ी दिखा देते थे। तो उस सरकार के दौरान, मनमोहन सिंह की पहली सरकार में उतना ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा उनका कार्यकाल हुआ तो उसमें वामपंथ बाहर था, नहीं था। तो एक तरफा जो है अब वो वामपंथ कमजोर भी हो गया दूसरे कार्यकाल में, इसलिए वो उनका उस तरह से विरोध नहीं कर पाया। तो बाद में क्या हुआ, भ्रष्टाचार दुनिया भर का हुआ, जिसका भाजपा को फायदा हुआ और भाजपा ने अपने हाथ में सत्ता ले ली भ्रष्टाचार के नाम पर। एक चीज देखिए, भारतीय लोकतंत्र अभी 70 साल हमने पार किया, यदि इसका सिंहावलोकन किया जाए तो ऐसा दिखता है कि जब जब लोकतंत्र में सरकारें मजबूत हुई है तो लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। मानते हैं आप, राजीव गांधी के समय में आपने देखा है लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई, सरकार जब मजबूत हुई थी। कभी एक बार इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा है। ऐसे करके जब भी होता है विपक्ष का, जब भी सफाया होता है, इंदिरा गांधी, कांग्रेस पूरी हार गई थी, सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह सब बनाए थे, क्या हालत हुआ देख लिया आपने। 18 महीने में देश की क्या स्थिति हुई। उसके बाद संयुक्त मोर्चा सरकार बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अलग मंडल कमीशन लेकर आए, बनने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हम जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहें, क्या हश्र हुआ आप बेहतर जानते हैं उनको। उसके बाद चंद्रशेखर आए, 4 महीना 40 वर्ष बनाम 4 महीना एक स्लोगन लिया उन्होंने, जनता ने नहीं माना क्योंकि आपने सोना बंधक रख दिया, ये बात कुछ से कुछ दुष्प्रचार हुआ। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने समर्थन देकर, और जिस तरह से इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के साथ किया, चौधरी चरण सिंह के साथ किया था, सरकार को गिराया, उसी तरह से उन्होंने चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने में गिरा दी, छोटी सी बात पे। जो भी हो, उसके बाद आप देखिए कांग्रेस सत्ता में जो लौटी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने उस समय से आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, उदारीकरण जिसको कहा, पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट हुआ,
माने पंचायती राज माने क्या, पहले कुछ लोग मिलकर लूटने की ताकत रखते थे, आज नीचे से पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक लूटने की ताकत रखते हैं। यही सच्चाई है हमारे लोकतंत्र की। तो आज की तारीख में यदि विपक्ष इस तरह से फिर खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, मुद्दा विहीन हो जाए, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? शिवप्रकाश जी, देखिए आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि कोई एक फार्मूला, कोई एक नियम हर समय लागू होगा, यह संभव नहीं है। समय बदल चुका है, आपने लोग बदल चुके हैं, तो नेतृत्व पर भी निर्भर करता है। तो चीजें जो है वो उस समय जो आपने जितनी बातें कही, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी एक छत्र चलाए थे, लेकिन आपने जो बातें कही है वो ठीक है, उस समय वो था, सारा कुछ था। लेकिन आज के दौर में चीजें बदल गई हैं और आज तकनीकी रूप से इतना सारा चीज बदलाव हुआ है जिसका हम आज प्रत्यक्षीकरण आज हमारे सामने है कि कभी राजीव गांधी ने कहा कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे गाँव में पहुँचते हैं। हाँ, तो पहुँचता है। लेकिन आज 1 रुपया अगर वहाँ से चलता है तो 1 रुपया ही पहुँचता है बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि आज जो नियम है वो पहले वाला नियम आज के समाज पर अप्लाई नहीं है। एक बात और भी मैं कहूँगा कि आपने कहा कि मजबूत सरकार जो है वो ये होती है, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हाँ। अगर मजबूत सरकार नहीं होती तो आप देखिए 370 और 35A कभी जम्मू कश्मीर से वापस नहीं होता। जरूर। और मजबूत सरकार का ही परिणाम है। अयोध्या में राम मंदिर अगर मजबूत सरकार नहीं होती तो कभी किसी कीमत पर नहीं बन सकता। सरकार का गुण समझिए। हाँ, तो एक मजबूत सरकार का भी, मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत गृह मंत्री, सरदार पटेल हुए जब जिस समय आजादी के बाद, तो कहने का मतलब है कि ठीक है कि उस समय हो सकता है कि मजबूत सरकार जो थी उसने कुछ गलत फैसले किए। इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार बांग्लादेश, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया उन्होंने। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं मानता हूँ। हाँ, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन एक मजबूत सरकार का भी होना जरूरी है, क्योंकि मजबूत सरकार होगी तो वो मजबूत फैसले लेगी। अगर मान लीजिए मजबूत सरकार नहीं होती तो जब जैसे पुलवामा में हमला हुआ और वो एक और जो हमला दो बार लगातार जो है वो इस सरकार के कार्यकाल में हमला हुआ, उसका तुरंत जवाब जो है वो सरकार ने उनके अंदर घर में घुस करके जवाब दिया। तो कम से कम एक संकेत, एक सीधा उनको संकेत गया कि भाई अगर अब तुम कुछ करोगे तो हम अब बैठ करके हम सोचने वाले नहीं हैं, हम जवाब देंगे। और ये मजबूत सरकार का ही है और मजबूत नेतृत्व का ही ये काम है। तो जहाँ तक नेतृत्व की बात आपने कही, अभी एक तरफ देखा जाए कि विपक्ष नेतृत्व विहीन हो रहा है। एक नेता ही देश किसी, चाहे वो गठबंधन हो या कोई दल हो, उसको अच्छा बनाता है या कमज़ोर बनाता है या मजबूत बनाता है, एक नेता। तो इस तरह का नेता विपक्ष में कोई उभर कर, फिलहाल आपके कहने का मतलब है कि कोई सामने नहीं आ रहा अभी। और दूसरे तरफ एक बड़ा सा नेता जिसे विश्व स्तर पे एक पहचान मिली हो और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हो, बहुत सारे लोग उनका मुखौटा लगा के घूमते हो, ऐसे नेता मिले। तो इस तरह निश्चित रूप से ये पक्ष और विपक्ष के बीच का बड़ा फैसला है। नहीं, एकदम सही कहा आपने। वो उसमें कोई ये मैंने दो राय नहीं है कि जो सत्ताधारी दल है उसका जो चेहरा है वो इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है, इतना अपने कद को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि वह विपक्ष का कोई भी चेहरा उसके समकक्ष नज़र नहीं आता, उसके आसपास भी नज़र नहीं आता, उससे बहुत नीचे, बहुत माने बौना साबित दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जो विपक्ष हैं एक साथ में आ करके वो इनका मुकाबला करते तो सचमुच में विपक्ष कुछ इनको चुनौती दे पाता। लेकिन अपने स्वार्थ के हितों के लिए सब लोग जो हैं वो अलग रास्ते पर चल दिए और सबका वोट बैंक सारे विपक्ष का जो नज़र है वो एक पर है। अरे भाई, आप लोग मिलकर चलते तो वो वोट बैंक आपके साथ में ही है, लेकिन नहीं, ये सब लोग चाहते हैं कि हमको मिले, किसी दूसरे को न मिले। तो वो जो पूरा का पूरा मामला जो है वह यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब सीटों का बंटवारा नहीं हो, क्योंकि ममता बनर्जी 2 सीट से ज़्यादा इनको देने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत अगर जो खींचतान होता तो 3 सीट दे देती, उससे ज़्यादा नहीं। अब ममता बनर्जी ने इनको नहीं दिया और सीधा तौर पे कह दिया कि हम भैया अब अकेले लड़ेंगे, क्योंकि अब ये गठबंधन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीटों के पर बातचीत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस असमंजस में थी, नहीं हो पाया, इन्होंने कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस फिर भी इंतजार करती रही, कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी
जबकि अधीर रंजन जो है ममता बनर्जी पर शुरू से ही हमलावर थे। बाद में जब ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की तो कांग्रेस का जो हाईकमान है अधीर रंजन के मुंह पर ताला लगा दिया और कहा कि अब से एक शब्द कुछ नहीं बोलना। अधीर रंजन बेचारे चुप हो गए। मीडिया वाले माइक लेकर उनके पीछे पीछे घूमते रहते। वो कहते जाइए आप अध्यक्ष से पूछिए, पार्टी हाईकमान से पूछिए। अब एक चीज हम आपको थोड़ा सा मैं दो लाइन और कह लूँ अपनी बात। तो अब हालत क्या हो गई है कि कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के हमलावर होते होते अब हालत कांग्रेस को डर सताने लगा कि कहीं जो है ये जो मेरा वोट बैंक जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है पश्चिम बंगाल में वो भी मेरे हाथ से न निकल जाए। इसलिए मजबूरी में आज जयराम रमेश को खुल के बाहर आना पड़ा और अपनी बात जो है ममता बनर्जी के खिलाफ कहने के लिए उनको आज मजबूर होना पड़ा। और ये कांग्रेस का थिंक टैंक इस बात के लिए राजी हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पर कांग्रेस हमला करेगी। तो इससे तो और खटाव बढ़ेगा और मनमुटाव बढ़ने लगेगा और विपक्ष और ज़्यादा बिखरेगा। अल्टीमेट चुनाव आ गया। अभी यदि आप इस तरह से फाइटिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जा रहा है? संभालते संभालते काफी वक्त लग जाएंगे, चुनाव बीत जाएगा, फिर आप लकीर पीटिए साहब गुजरने के बाद तो क्या फायदा है आपका? कुल मिलाकर के यही है, संभलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अब हम पश्चिम बंगाल से अभी पूर्वोत्तर की तरफ आते हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति में 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर में लोकसभा की, जिसमें से 14 सीटें असम में हैं, बाकी अन्य राज्यों में हैं, छोटे छोटे राज्यों में, कहीं पर एक कहीं पर दो है। हाँ, तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हमेशा ही इस बात को दोहराते रहते हैं कि 11.5 सीट उनका है 14 में से, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कभी 12-13 तक भी जाते हैं। तो बाकी जो 25 सीटें हैं इनमें से सरकार की नज़र है इनकी माने एनडीए की, जो हिमंत बिस्व शर्मा इस गठबंधन के मुखिया हैं, नेडा के यहाँ पे संयोजक हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हैं। और हिमंत बिस्व शर्मा का सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, पूर्वोत्तर के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत पारिवारिक जैसा संबंध है। ऐसे में क्या लग रहा है कि पूर्वोत्तर से इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, या कुछ जो क्रिश्चियन स्टेट हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इस सब में कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलेगी? आप क्या सोचते हैं? मैं आपको बता दूं शिवप्रकाश जी, पूर्वोत्तर की इन 25 सीटों में से कांग्रेस को बमुश्किल 2-3 सीटें मिल जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो भी कहाँ मिलेंगे? जो भी मिलेंगे वो असम में मिलेंगी। असम के बाहर कहीं कोई सीट नहीं मिलने वाली है। मैं गिनती करा देता हूँ। सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में जो है वो तमाम की जो पार्टी है उनको सीट मिलेगी। वो कांग्रेस को वहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक सीट है वहाँ पर, वो आप खत्म। मेघालय में 2 सीट, 26 हो जाता है। हाँ, मेघालय में 2 सीटें हैं। कितना भी कोशिश कर लें, अभी मेघालय में कांग्रेस और टीएमसी दोनों लड़ेंगी। आपको बता दो, दोनों लड़ेंगे एक दूसरे का वोट काट के। और सीट जो है वो सीधे से वो पीएम सांगमा की इनको कोनराड सांगमा की पार्टी को सीधे निकल जाएगा। तो भाजपा गठबंधन। मिजोरम में जो है बड़े आराम से अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है और वहाँ पर जो नई सरकार बनी है वो उनके खाते में जाएगी, वो दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। इससे मणिपुर में 2 सीटें हैं। लाख वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों सीटें जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो वहाँ पर भी बटी हुई है, वहाँ पर भी नहीं। नागालैंड में जो है वो नेफुरियो की सरकार जो है, नेफुरियो की पार्टी उसको वहाँ पे मिलने वाला भाजपा गठबंधन का। तो कुल मिलाकर के आपका त्रिपुरा में भाजपा, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। त्रिपुरा में दोनों सीटें, और जो मानिक देव बर्मन के साथ भी बातचीत चल रही है गृह मंत्री की, वो भी कुल मिला के बचता है असम की 14 सीटें। असम की 14 सीटों में जो अभी सीटों का जो सीमांकन हुआ है उसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि बीजेपी को इन 14 में से ये 10 से ऊपर तो इनको पक्का मिल जाएंगी। और जो ये बरपेटा, धुबरी जो और बाकी जो 4 सीटें बची उसमें AIUDF और कांग्रेस के बीच में ही बंटवारा होगा, रस्साकसी होगी। अगर ये दोनों लोग एक साथ मिल जाते हैं तब तो कुछ ये 14 के 4 में ये लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने गठबंधन नहीं किया और पहले की तरह से कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तुम हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे और हम आपस में बयानबाजी करके अंदर खाने दोस्ताना होगा, तो इस बार ये चलने वाला नहीं है। इन दोनों को जो है मार खानी पड़ेगी। अंत में अब चर्चा काफ़ी लंबी हो रही है, हम सोचते हैं कि इस चर्चा को विराम दिया जाए जी। और सभी राजनीतिक दलों के लिए यदि कुछ कहा जाए
तो भाजपा के लिए, हम सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ये कहना चाहेंगे कि भाजपा अत्यधिक ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और ज़मीनी स्तर पर काम करते रहें इसके कार्यकर्ता। बूथ स्तर पे जैसे मीटिंगें हो रही है वो सिर्फ फोटो दिखावा में होना नहीं चाहिए, ज़मीनी स्तर पे जाना चाहिए। एक बात, विपक्ष जो है उसको भी हतोत्साहित होना नहीं चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मजबूती के साथ हमें आपस में अपने व्यक्तिगत इसको छोड़कर और हम सामूहिक तरीके से एक ये तैयार करें, एक इंडिपेंडेंट किसी को दें कि किसी ये कैंडिडेट हैं इस पार्टी के लिए, उसमें से उसे किसको देते हैं वो कि ज़्यादा पॉपुलर जो है सामूहिक एजेंडा, तो उनके लिए बेहतर होगा। इधर ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई जो है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए फाइनल, चूँकि स्टोरी का हमारा मुद्दा हो ही है। अब ममता बनर्जी और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस दोनों जो हैं वो एक ही, दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही है, दोनों उसी लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर ममता बनर्जी ने उसको कुछ सीटें दे दी होती तो बड़े आराम से वहाँ पर कुछ सीटें वो जीत जाते, लेकिन टीएमसी को भी पता है कि ये जो भी जीतेंगे वो हमारे ही बदौलत जीतेंगे, तो इनको हम क्यों सीट दें, हम अकेले ही लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे आपका वर्चस्व और दबदबा है आप वहाँ पे लड़िए, यहाँ पे हम मजबूत हैं, हम आपको यहाँ पे कोई स्पेस देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पर अब जो भी कांग्रेस का वोट बैंक है वो अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस और वामपंथ मिलकर के लड़ेंगे, टीएमसी अकेले लड़ेगी, बीजेपी अकेले लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हालत ये है कि जो बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हो सकता था इन दोनों लोगों के अलग होने से, अब मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा। चूँकि हमारा बहस एक राष्ट्रीय बहस है, इसीलिए हम अब पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल से निकल कर थोड़ा चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां राहुल गांधी अगले 11 दिनों तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं और 2 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो तो सामने हैं। इधर अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और जहाँ था पूरे देश विदेश से वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज यूपी एक तरह से फिर से लगता है कि रामचंद्र जी पैदा हुए थे जब ऋषि मुनि संत सभी धरती पे आए थे, अवतार लिए थे, देवी देवता अलग अलग भेष लेके, ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच रही है 11 दिनों के लिए, आप क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के वही हाल उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी का होने वाला है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। असम में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने शोर मचाती हुई नज़र आई कि हमको यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ नहीं जाने दिया है, चूँकि कोई किसी तरह का कोई यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन जबकि पश्चिम बंगाल में गए तो वहाँ पर सीधे सीधे इनको 3 जिले में पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया गया। एक मैं आपसे बीच में कह दूँ, भूल जाऊँगा, आप जारी रखिए कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा में 2 है, एक नकली राहुल गांधी ऊपर होते हैं बस के ऊपर जो संबोधित करते हैं, और असली राहुल गांधी बस के अंदर बैठे रहते हैं। उन्होंने फोटो जारी किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कल लौट जाने के बाद वो इस पर मीडिया में बयान देंगे। तो आप क्या कहते हैं, सारा जोड़ते हुए आप अंतिम बात कहिए, उसके बाद हम नहीं, वो वहाँ पर तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी वहाँ पे था, उन्होंने साफ तौर पे एक मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी, उसने एक खबर पब्लिश की थी कि राहुल गांधी बस के अंदर थे और ऊपर जो है वो गुवाहाटी में पहुंचे, खाना पड़ा तो बाहर खड़े होकर के वो हाथ हिला रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मीडिया का ये दावा है कि राहुल गांधी जो है वो अपना हमशक्ल लेकर चलते हैं, और जैसे ही यह बात सामने आई तो उन्होंने दावा किया कि वो बस से उतर करके और सीधे हवाई अड्डे पर गया और वहाँ से निकल गया। मुख्यमंत्री ने और कहा कि हमारे पास पूरा एविडेंस है, पूरा एविडेंस है। और प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद सारे एविडेंस मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि राहुल गांधी अकेले नहीं हमशक्ल लेकर के चल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो घर बस के अंदर बैठे रहते हैं। और इस तरह से अब उत्तर प्रदेश पे चलिए आप। उत्तर प्रदेश होते हुए हम दिल्ली में जाकर चर्चा समाप्त। तो वो नहीं, वही मैं तो आपको पहले ही इस बात को कह रहा था कि जो हालत पश्चिम बंगाल में हुए कि जल्दी जल्दी किसी तरह से वहाँ से निकले हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनको यही हालत इनकी होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव इनको कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश अपना रास्ता पकड़ लिया इन्होंने। अब देखना है कि क्या इनके न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी आते हैं। इन्होंने तो अपील की थी सारे घटक दल आए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई, कोई नहीं आया, विरोध हुआ उनका पश्चिम बंगाल में, तो कोई नहीं आया, बिहार में भी कोई नहीं आया। तो इस तरह से वहाँ पर भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पूरे का पूरा मामला जो है इनका शो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम फाइनली चलते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में, चल के इसको ख़त्म करते हैं। अभी जहाँ एक तरफ से विपक्ष का गठबंधन आपस में ये हो रहा है और चुनाव सर पे आ गए हैं,
तो आप फाइनली क्या कहेंगे, इसको कह के चर्चा को समाप्त करें। अब देखते हैं क्योंकि दिल्ली में काफ़ी इनका हालत वही हो गया है, क्योंकि गठबंधन उन्होंने बनाया था, आपसे गठबंधन टूट गया, तो अब हालत ये है कि कांग्रेस एकला चलो के साथ अब आगे तो क्या आम आदमी पार्टी की वोट काटेगी कांग्रेस दिल्ली में? दिल्ली में कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, वहाँ पर जो लड़ाई होगी सीधे सीधे बीजेपी बनाम आप होगी, और कांग्रेस जो है वो हाशिए पर ही वहाँ पर रहेगी। तो कांग्रेस के लिए वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से कांग्रेस वहाँ से उखड़ चुकी है जी। ठीक है, तो अरविंद जी इसी के साथ आज का चर्चा समाप्त करते हैं और हम अपने दर्शकों के साथ विदा लेते हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। नमस्कार।